विशाखा की मोहब्बत उस खामोश सुलगती हुई आग की तरह थी जिसकी तपिश को महसूस करने वाला तो कोई था, पर उसकी लपटों को शांत करने की कुव्वत किसी में नहीं थी। इस बेदर्द दुनिया में उसका अपना कहने को कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। वो बिल्कुल अकेली वक्त के थपेड़ों से जूझती एक ऐसी गरीब लड़की थी, जिसके हिस्से में सिर्फ तन्हाई आई थी, और शायद इसलिए दुनिया ने उस पर ये बेरहम कानून थोप दिया था कि तंगदस्ती में जीने वालों को दिल लगाने का कोई हक नहीं होता, मगर दिल तो इन दुनियावी बंदिशों से बेपरवाह राजा नाम के उस लड़के पर आ ठहरा था, जिसकी बंद आंखों में भी विशाखा अपनी पूरी कायनात देखती थी। लेकिन राजा की दास्तां भी कोई मुकम्मल मोड़ नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से ना तो वह अपनी मोहब्बत को खुलेआम कबूल कर पा रहा था और ना ही उससे इनकार करने का हौसला जुटा पा रहा था। एक बेरोजगार लड़के की बेबसी क्या होती है, ये राजा के उन कांपते हाथों और झुकी नजरों से साफ बयां होता था, जिन पर उसके अपने माँ बाप की उम्मीदों और बंदिशों का भारी बोझ था। क्योंकि ये समाज और परिवार उस नौजवान की क्या खाक इज्जत करेगा जो चार पैसे कमाकर नहीं लाता। उसके जज्बातों की कद्र तो बहुत दूर की बात थी, उसके बावजूद राजा के सीने में सुलगता वो इश्क बेहद गहरा था। वो अपनी उस विशाखा को, जो उसकी जिंदगी का इकलौता हसीन ख्वाब बन चुकी थी, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। पर उसी कसमुकस के बीच फिजाओं में एक ऐसा अनजाना सा साया, एक ऐसी रहस्यमयी चुप्पी तैर रही थी, जो दोनों को करीब लाने से ज्यादा किसी बहुत बड़े तूफान के आने का अंदेशा दे रही थी। मानो तकदीर के बंद पन्नों में कोई ऐसा गहरा राज छुपा था, जिसे वे दोनों पूरी तरह अनजान थे। हम तुम्हारी शादी किसी अमीर घर की लड़की से कर देंगे, ताकि अच्छा दहेज मिले, और तुम्हें कोई काम भी दिलवा देंगे। उन्होंने उसके लिए पहले से ही एक अमीर घर की लड़की देख रखी थी, जिसके पिता बहुत धनवान थे, और उन्होंने बहुत सारा सामान, घर और कारोबार देने का वादा किया था। लेकिन मधुर का दिल मेरे साथ था, वह मुझसे ही शादी करना चाहता था। उसके घर वालों ने उसे मजबूर किया और मेरे पास भेजा, ताकि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। जब वो मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर बेबसी थी, आंखों में दर्द। वह कुछ कहने आया था, लेकिन मेरी हालत देखकर चुप हो गया। उसे पता चला कि मेरी दादी अब नहीं रही और मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। वो मुझे छोड़ने आया था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसका दिल बदल गया। वह मुझे चुपचाप देखता रहा और फिर मुझे अपने साथ मंदिर ले गया। वहां उसने अपने दोस्तों को गवाह बनाया और भगवान के सामने सादगी से हमारी शादी कर ली। मंदिर में पंडित जी ने पूजा की सामग्री जैसे फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम और दीपक से विधि पूरी करवाई। हमने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए और एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और साथ ही डर भी। आगे क्या होगा? शादी के बाद हम उसके घर पहुंचे, ताकि सबको बता सके कि हम पति पत्नी हैं। उसके घर वाले ये सोचकर बैठे थे, वो मुझे छोड़कर आएगा, फिर उसकी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह शादी करके आया है, तो पूरे घर में हंगामा मच गया। हर तरफ शोर होने लगा। उसके पिता गुस्से से भर गए। उन्होंने मधुर पर हाथ उठाया और चिल्लाकर कहा, इस घर से निकल जाओ, तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन मधुर चुप नहीं रहा। वह वहां से जाने के बजाय मुझे लेकर घर की तीसरी मंजिल पर चला गया। मैंने घबराकर कहा, तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हें निकाल दिया है। अगर उन्हें पता चला कि हम यही हैं, तो वो हमें फिर निकाल देंगे। मधुर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अभी वह गुस्से में है, मैं जाकर उनसे माफी मांग लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तीसरी मंजिल बहुत पुरानी और सुनसान थी। वहाँ एक हिस्सा ऐसा था जहाँ सिर्फ पुराना सामान पड़ा हुआ था। वहीं एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी सी अलमारी थी, जिसे किसी तरह रसोई कहा जा सकता था। एक छोटा सा बाथरूम था जो जैसे तैसे चल रहा था। कमरे में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। उसी चारपाई पर मधुर लेट गया और मैं उसके कंधे पर सिर रखकर लेट गई। आज हमारी शादी की पहली रात थी, लेकिन खुशी की जगह आंखों में आंसू थे। मैं चुपचाप रो रही थी और दिल में डर भी था। आगे क्या होगा? मधुर ने मेरा सिर अपने कंधे पर महसूस किया तो धीरे से बोला कि रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में एक सुकून था जो मेरे दिल को सहारा दे रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में सन्नाटा था। बस कभी कभी खिड़की से हवा की आवाजें आती थी। मैं उससे लिपटी हुई थी और अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मैंने धीरे से कहा कि शायद मैं तुम्हारे लिए अशुभ साबित हो रही हूँ। मेरे आने से तुम अपने घर वालों से भी दूर हो गए और हमारी जिंदगी भी कितनी मुश्किल हो गई है। मधुर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में कहा कि ऐसा कभी मत सोचना, तुम अशुभ नहीं हो।
तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। अगर आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये मेरी किस्मत है। तुमने मुझे वो अपनापन दिया जो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ गए और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है। तुमने मुझे मेरी असली जिंदगी दी है। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन आंसू फिर भी रुक नहीं रहे थे। सुबह वो चुपचाप उठा और नीचे चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक थैला था। उसने बताया कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो मेरे लिए नाश्ता लाया है। थैले में 2 प्लेट हलवा पूरी थी। हर प्लेट में 2 पूरी, थोड़ा सा हलवा और कुछ चने थे। उसने प्यार से कहा कि अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। हमने वही सादा सा नाश्ता बैठकर खा लिया। उसमें सादगी थी लेकिन अपनापन बहुत था। खाने के बाद उसने कहा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। शायद घर वालों का गुस्सा शांत हो गया होगा। मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगा। तुम यहीं आराम करो। मैंने धीरे से हाँ कहा, लेकिन मेरे दिल में डर बना हुआ था। थोड़ी देर के बाद नीचे से तेज झगड़े की आवाज़ें आने लगी। तीसरी मंजिल तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं घबराकर दरवाजे के पास गई और सुनने लगी। नीचे घर में शोर था। मधुर के पिता जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तुमने सारी जिंदगी कंप्यूटर के सामने बैठकर बर्बाद कर दी। कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, बस कहते रहे कि कंप्यूटर सीख रहा हूँ, बड़ा आदमी बनूंगा। आखिर में एक लड़की ले आए जिसका कुछ पता ही नहीं है, उसका परिवार कौन है, कैसी है, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ शक्ल देखकर घर ले आए, ना पढ़ाई ना कोई हैसियत। वह हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उसके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगे थे। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुनती रही। घर के अंदर भी आवाजें थी। मधुर के भाई भी बोल रहे थे और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा था। बार बार बर्तनों की आवाज और गुस्से में इधर उधर चलने की आहट आ रही थी। मधुर के पहले से 2 भाभियां थी, एक डॉक्टर थी और दूसरी टीचर। उन दोनों के सामने मेरा होना जैसे एक सवाल बन गया था। हर बात में मेरी हैसियत पर सवाल उठाया जा रहा था। काफी देर तक ये शोर चलता रहा। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी और कुछ समय के बाद पूरा घर शांत हो गया। वह सन्नाटा भी अजीब था, जैसे तूफान के बाद की खामोशी हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से कमरे की तरफ वापस आ गई। कमरे में आकर देखा तो हर तरफ बिखराव था। पुराना सामान, धूल, टूटी हुई चीजें वैसे ही पड़ी थी। मैंने बिना सोचे झाड़ू उठाई और सफाई शुरू कर दी। मेरे अंदर उस समय डर भी था और एक अजीब सी लाचारी भी। मैंने पूरा कमरा साफ किया, बेकार सामान एक कोने में रख दिया। मुझे एक और चारपाई मिली, थोड़ी ठीक हालत में थी। मैंने दोनों चारपाइयों को जोड़कर उन पर चादर बिछा दी ताकि एक बिस्तर बन जाए। कुछ पुराने बॉक्स भी मिले जिन्हें मैंने जोड़कर छोटा सा टेबल बना लिया। रसोई के कोने में कुछ पुराने बर्तन भी रख दिए ताकि काम चल सके। एक पुराना चूल्हा भी मिला जिसके साथ सिलेंडर लगा हुआ था। मैं अभी ये सब कर ही रही थी कि मधुर वापस आ गया। उसने कमरे में कदम रखा, वहीं रुक गया। उसकी नज़र चारों तरफ घूमी। साफ सुथरा कमरा, ठीक से रखा सामान, छोटी छोटी चीज़ों को देखकर वह हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोला कि तुमने तो इस खंडर को घर बना दिया। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, और करने को था भी क्या, आप भी 4 घंटे के बाद आए हैं, इसलिए मैंने ये सब कर लिया। वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या घर वाले मान गए। उसने गहरी सांस ली, सिर झुकाकर कहा कि नहीं। फिर धीरे से बोला कि अभी नहीं मानेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन मान जाएंगे। फिर वो कुछ सोचकर बोला कि मैं सिलेंडर गैस भरवा कर ले आता हूँ और थोड़ा दूध और चाय पत्ती, थोड़ा सामान भी लेकर आता हूँ। कम से कम चाय तो बन जाएगी, बाकी खाना हम बाहर से ले आएंगे। मैंने परेशान होकर कहा कि ये सब कैसे होगा, हमारी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद मदद कर देते। मेरे पास भी घर का थोड़ा सामान था, लेकिन 4 महीने से किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ले गया होगा। मेरी आवाज़ भर आई थी और आंखों में आंसू थे। मधुर तुरंत मेरे पास आया, दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया जैसे किसी नाजुक चीज को संभालता हो। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर टिक गई और उसकी आंखों में भरोसा था। वह धीरे से लेकिन मजबूत आवाज में बोला कि सामान से क्या होता है, तुम ही मेरा घर हो, तुम ही मेरा सुकून हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो और दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो। फिर उसने मुझे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। उसके सीने से लगकर मेरे अंदर का डर कुछ देर के लिए शांत हो गया। मुझे लगा जैसे कोई मजबूत सहारा मिल गया हो।
हम दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, फिर अलग हुए। वह मुस्कुराकर बोला कि छोड़ो इन सब बातों को। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वे भी जिंदगी जी लेते हैं। हमारे पास तो फिर भी एक दूसरे का साथ है। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मधुर दोपहर का खाना बाहर से ले आया था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें साधारण सा खाना था। साथ ही में दूध, चाय पत्ती और चीनी, सिलेंडर में थोड़ी सी गैस भी भरवा कर ले आया था और माचिस भी लेकर आया था। उसके आते ही कमरे में जैसे थोड़ी रौनक आ गई थी, जैसे गरीबी का बोझ कुछ देर के लिए हल्का हो गया हो। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सादगी थी लेकिन साथ होने का एहसास बहुत गहरा था। फिर उसने चाय बनाई, पुराना चूल्हा जलाया और धीरे धीरे चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हम दोनों चाय के कप हाथ में लिए बैठे थे। चाय पीते हुए मधुर ने कहा कि जब चाय मिल जाती है तो दिल को सुकून मिल जाता है। फिर मुस्कुराकर बोला कि मैं अपना लैपटॉप और फोन लेकर आता हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या काम करते हो? उसने भरोसे से कहा, एक बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर वह सफल हो गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसके शब्दों में उम्मीद थी और धीरे धीरे मुझे भी उस पर भरोसा होने लगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। जिंदगी शादी हो गई थी। हम अक्सर बाहर से रोटी और सब्जी लेकर आते और उसी में गुजारा करते। मधुर कभी कभी पैसे भी ले आता था, जिनके बारे में वह ज्यादा कुछ नहीं बताता था। शायद दोस्तों से लेता था या कहीं और से इंतजाम करता था। लेकिन किसी तरह घर चल रहा था। समय बीत गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हालात बिल्कुल खराब हो गए। मधुर के पास एक रुपया भी नहीं बचा था। घर में सन्नाटा था। मेरे दिल में डर बैठ गया था। तभी मेरी नज़र अपने कानों की सोने की बालियों पर गई, जो मेरी दादी ने प्यार से बनवाई थी। मैं कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर हिम्मत करके मधुर से कहा, हम उन्हें बेच देते हैं, कुछ दिन आसानी से निकल जाएंगे। मधुर ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो मेरी कोई चीज़ नहीं बेचेगा। उसकी आवाज़ में जिद थी और प्यार भी। तभी दरवाज़ा खुला और मधुर की छोटी बहन अंदर आई। उसके हाथ में चावल और पानी का जग था। उसकी उम्र लगभग 12-13 साल होगी। वह धीरे धीरे आई और बोली कि भैया भाभी खाना खा लो। उसके ये सब सुनकर जैसे कमरे में थोड़ी खुशी आ गई। मधुर ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, देखा, मेरी बहन को मेरा ख्याल आ गया। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम तीनों ने मिलकर वह साधारण सा खाना खाया, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बनी रही। मैं बार बार सोच रही थी, ये सब कब तक चलेगा? हम कैसे जिएंगे? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कहते हैं कि समय हर दर्द को कम कर देता है। दिन धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन रिश्तों की सच्चाई भी साफ दिखाई देने लगी। जिस घर में मैं बहू बनकर आई थी, वहाँ मुझे पूरी तरह अपनाया नहीं गया था। कभी कभी मुझे ऊपर बुला लिया जाता, कभी नीचे छोटे मोटे काम के लिए आवाज़ दे दी जाती। एक दिन मेरी सास ने मेरी छोटी ननद के जरिए संदेश भिजवाया कि नीचे घर में दावत है, तुम आकर थोड़ी मदद कर दो। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने तुरंत हाँ कह दी। सोचा कि शायद अब हालात बदल रहे हैं और मुझे अपनाया जा रहा है। मैं तुरंत नीचे गई। घर में बहुत भीड़ थी और मेहमानों की तैयारी चल रही थी। शुरू में लगा कि मुझे किसी ज़रूरत के लिए बुलाया गया हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ बर्तन धोने और सफाई के लिए बुलाया गया है। फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने खुशी खुशी सारे काम किए, बर्तन धोए, सफाई की और रसोई संभाली। दिल में ये संतोष था, कम से कम मुझे काम के लायक तो समझा गया। काम के बाद मुझे खाना भी दिया गया। मैंने चुपचाप खा लिया और कुछ नहीं कहा। जाते समय मेरी सास ने मुझे कुछ चादरें और तकिए भी दिए और कहा कि ये ऊपर ले जाओ, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैं खुशी खुशी वो सामान लेकर ऊपर आ गई, जैसे मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। जब मधुर वापस आया तो मैंने उसे सब कुछ बताया कि मुझे नीचे बुलाया गया था। मैंने काम किया, खाना मिला और ये चादरें और तकिया भी दिए गए। मधुर ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा कि वे तुम्हें नौकरानी की तरह काम करा रहे थे, उन्होंने तुम्हें बहू नहीं समझा। मैंने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहली बार बुलाया था, वरना वो मुझे कहाँ बुलाते हैं। मैंने तो सिर्फ मदद की है और देखो, उन्होंने मुझे सामान भी दिया है, खाना भी दिया है। मधुर ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रह गया। समय इसी तरह बीतता रहा। साल गुजरते गए, लेकिन हमारे और उस घर के लोगों के बीच में रिश्ता कभी पूरी तरह नहीं बन सका। कभी जरूरत पड़ती तो मुझे बुला लिया जाता और कभी मधुर से काम ले लिया जाता, लेकिन इज्जत और प्यार दोनों ही हमारे हिस्से में बहुत कम आए। हम उस घर में रहते हुए भी अपने नहीं थे। हर बार यही एहसास दिल में बैठ जाता, हमें सिर्फ ज़रूरत के समय याद किया जाता है
और बाकी समय जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक दिन मधुर ने मुझसे कहा उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह 2 हफ्ते बाद लौट आएगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे दिल को पहले से किसी बुरी बात का आभास हो गया हो। मैंने धीरे से कहा कि 2 हफ्ते आपके बिना कैसे जी पाऊंगी। मधुन मेरे पास आया और नरमी से बोला, ये बहुत जरूरी काम है। अगर ये हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी आवाज में भरोसा था, चेहरे पर वही जिद जो वो अपने सपनों के लिए रखता था। मैं उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि अगर वो जा रहा है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। वो मुझे यूं ही छोड़कर नहीं जाएगा। जाते समय उसने मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि इससे काम चला लेना, मैं 2 हफ्ते में लौट आऊंगा। मैंने पैसे हाथ में ले लिए, धीमे से हाँ कर दी, लेकिन दिल में खालीपन भर गया, जैसे कुछ टूट गया हो। मैं उससे पूछना चाहती थी वह कहाँ जा रहा है, किस शहर जा रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि दूसरे शहर जा रहा हूँ। उसकी चुप्पी मुझे और बेचैन कर रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकी। जाते समय वह जल्दी में था। उसने एक नज़र मुझे देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही, मन ही मन सोचती रही, ये 2 हफ्ते कैसे गुजरेंगे। उसके जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन जैसे जिंदगी ठहर गई हो। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। जाते समय उसने अपने छोटे भाई से भी कहा था कि ऊपर भाभी रहती है, उनका ध्यान रखना। उसका छोटा भाई जो मुझसे बड़ा था बस ऐसे ही बोला, ठीक है देख लेंगे। उस घर में रिश्तों के नाम भी बहुत सादे थे, जैसे देवर, चाचा, बस ऐसे ही। मधुर के जाने के बाद मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे उम्मीद की हो कि वापस आ जाएगा। उसके जाने के बाद तो जैसे मेरा उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। पहले कभी कभी कोई पूछ लेता था, अब तो वो भी नहीं। दूध लेने भी मैं खुद बाहर जाती थी। पहले मुझे बाहर जाने से डर नहीं लगता था, लेकिन जब से मधुर के साथ रहना शुरू किया था, वही मेरी पूरी दुनिया बन गया था। अब अकेले बाहर जाना भी अजीब लगता था, जैसे मेरा सहारा ना हो। मधुर ने कहा कि वह 2 हफ्ते में लौट आएगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने फोन करके बताया भी था कि वह ठीक से पहुंच गया है। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिला था, लेकिन उसके बाद उसका कोई फ़ोन नहीं आया। 2 हफ्ते गुज़र गए। मैं हर वक़्त दरवाज़े की तरफ देखती रहती। हर आहट पर दिल धड़क उठता कि शायद वह आ गया हो। मैं रात को भी जाग-जाग कर फ़ोन देखती रहती, लेकिन कोई कॉल नहीं आती। फिर मैंने खुद फ़ोन किया। फ़ोन बंद था। मेरे दिल में डर और बढ़ गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद काम में व्यस्त होगा। उसने वादा किया था कि 2 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। 4 दिन और गुज़र गए। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर मैंने अपने देवर से कहा, मधुर को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। उसका फ़ोन भी बंद है। उसने लापरवाही से जवाब दिया, आ जाएगा। उसके अंदाज में ना तो चिंता थी ना कोई परेशानी, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो। इसी तरह 10 दिन और बीत गए। घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे लिए हर पल जैसे सजा बन गया था। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। मैं ऊपर अपने छोटे से कमरे में बैठी रहती और बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से बाहर आई तो 2 आदमी खड़े थे। उनके हाथ में मधुर का सूट और उसका फ़ोन था, लेकिन मधुर उनके साथ नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उनमें से एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि जिस जगह मधुर काम कर रहा था, वहां पूरे दफ्तर की छत गिर गई है। कुछ भी नहीं बचा। उसका शरीर इस हालत में नहीं था कि लाया जा सके। हम सिर्फ ये कपड़े और फोन लेकर आए हैं, आप उसकी पत्नी को दे दें। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना हो। मेरी सांस रुकने लगी। दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं उसी घर में थी। सिर भारी था, आंखें जल रही थी, लेकिन होश में आते ही जो बातें सुनी, उन्होंने मेरे घाव और गहरे कर दिए। कोई कह रहा था कि तुम उसे खा गई। कोई कह रहा था कि तुम्हारी बदकिस्मती की वजह से ये सब हुआ है। वे लोग खुद भी दुखी थे, क्योंकि मधुर उनका अपना था, लेकिन मेरे दिल पर जो बीती उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वह इंसान जो मेरा घर था, मेरी जिंदगी था, मेरी हर खुशी था, वे अचानक मुझसे छिन गया था। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गई थी, जैसे शरीर में सिर्फ सांस बाकी रह गई हो। कैसी मौत थी ये कि मैं उसे आखिरी बार भी देख ना सकी। मैं आज भी सोचती थी कि उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी। अगर दिल टूटने की आवाज होती तो शायद पूरी दुनिया सुन लेती। मेरे पास उसकी सिर्फ एक कमीज और उसका फोन रह गया था।
मैंने उस फ़ोन को न जाने कितनी बार खोला, हर बार यही उम्मीद कि शायद कोई आखिरी संदेश हो, कोई आवाज़ हो, उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ़ हमारी तस्वीरें थी, हमारी पुरानी यादें, हँसते हुए पल, वह दिन जब हम घंटों बातें करते थे, अपने आने वाले कल के सपने देखते थे। मैं रात-रात भर जागकर वही तस्वीरें देखती रहती, कभी फ़ोन को सीने से लगाकर रोती। ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी उसी छोटे से फ़ोन में कैद हो गई हो। पता नहीं कितने दिन इसी दर्द में बीत गए। मुझे दिन और रात का फ़र्क समझ में आना बंद हो गया था। ना भूख लगती थी, ना नींद आती थी। कभी लगता था कि दरवाज़ा खुलेगा और मधुर सामने आकर खड़ा होगा और कहेगा मैं वापस आ गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन नीचे से मेरी सास की तेज़ आवाज़ आई। वो गुस्से में कह रही थी, अगर उसे इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना यहाँ से चली जाए। मैं चुपचाप सब सुनती रही। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं सड़क पर आ जाती। मैं धीरे-धीरे नीचे गई। रसोई में बर्तनों का ढेर लगा था, कपड़े पड़े थे, फर्श गीला था और सब कुछ बिखरा हुआ था। मुझे देखते ही सास ने कहा, अगर खाना खाना है तो काम करो। मैंने चुपचाप काम शुरू कर दिया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। सुबह से रात तक काम करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, सब कुछ मेरे ज़िम्मे आ गया। बदले में सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी मिली थी। लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? किसके लिए जी रही थी? ये सवाल मैं खुद से रोज़ पूछती थी। कई बार मन करता था सब खत्म कर दूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मैं देर तक चुप बैठी रही। आँखों से आँसू बहते रहे, लेकिन इस बार उन आँसुओं में सिर्फ़ दुःख नहीं था, वह मधुर की आखिरी निशानी थी, हमारे प्यार की आखिरी निशानी। मैंने हिम्मत करके अपनी सास को ये बताई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, ना मुस्कान थी, ना अपनापन, बस ठंडा-सा व्यवहार था। इसके बाद भी मुझसे पहले की तरह ही काम लिया जा रहा था। एक दिन उन्होंने कहा कि अब खाना ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं, नीचे ही खा लिया करो। मैं नीचे जाकर रसोई में बैठ गई, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ नहीं, एक तरफ बैठो। वह जगह ऐसी थी जहाँ जूते रखे थे, फर्श ठंडा था, बदबू थी। मुझे वहीं ज़मीन पर बैठाकर खाना दिया गया। वह दूसरी औरतों से कह रही थी कि इसे इसकी जगह पर खाना ज़रूरी है, वरना सिर पर चढ़ जाएगी। उनके हर शब्द के साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझ पर हाथ भी उठाया जाता। कभी हाथ पकड़कर झटक देते, कभी धक्का दे देते। किसी को ये याद नहीं रहता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दिन भर काम करते-करते शरीर टूट जाता, कमर में दर्द रहता, हाथ सूज जाते, पाँव काँपते रहते। रात को जब मैं ऊपर अपने कमरे में जाती तो वही पुरानी चारपाई मेरा इंतज़ार करती। मैं उस पर लेटकर छत को देखती रहती और अपने पेट पर हाथ रख लेती। बस यही सोचती, अब मुझे जीना है क्योंकि मेरे अंदर मधुर की आखिरी निशानी पल रही है। एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। पूरे दिन के काम से शरीर पहले ही थका हुआ था। आँखों में नींद थी और सिर भारी था। उसी हालत में मेरे देवर की शर्ट जल गई। जैसे ही उसने देखा, वो गुस्से में चिल्लाने लगा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैं डर गई और माफ़ी माँगने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। वह किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा था और उसे वही शर्ट चाहिए थी। गुस्से में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई। मेरे मन में यही चल रहा था, उसे ये भी ख़्याल नहीं आया कि मैं उसकी भाभी हूँ, इस घर की बहू हूँ। मेरी क्या हालत है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास तो कभी-कभी मार देती थी, लेकिन उस दिन मेरे देवर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी हर चोट मेरे शरीर से ज़्यादा दिल पर लग रही थी। शोर सुनकर मेरी सास भी आ गई और मुझे देखते ही चिल्लाने लगी, इस घर से निकल जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। वही पुराना कमरा जहाँ कभी मैं और मधुर साथ बैठकर सपने देखा करते थे। अब वही कमरा मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने धीरे-धीरे अपना सामान बाँधना शुरू कर दिया। कुछ कपड़े एक थैले में रखे, पुरानी चादरें समेटी, ज़रूरत की चीज़ें अलग की और मन में ये तय कर लिया, अब यहाँ नहीं रहना। कहीं भी चली जाऊँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूँगी। सामान बाँधते समय मेरी नज़र मधुर की उस कमीज पर पड़ी, जो उसकी आखिरी निशानी थी। मैंने उसे उठाया और सीने से लगाकर रोने लगी। जैसे वो मेरे सामने हो, मैं उसे अपने सारे दुःख कह रही हूँ। तभी मुझे उसकी जेब में कुछ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर जेब में हाथ डाला। उसमें 2 अलग-अलग चाबियाँ और एक कार्ड था। मेरे हाथ काँपने लगे। मैंने कार्ड सीधा किया। उस पर किसी दूसरे शहर का पता लिखा था। मैं हैरान रह गई। मन में कई सवाल उठने लगे कि ये पता किस जगह का है? ये चाबियाँ किस चीज़ की हैं? मधुर ने ये सब क्यों रखा था और मुझे कभी बताया क्यों नहीं?
मैं काफ़ी देर तक वह कार्ड हाथ में लेकर बैठी रही। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे अंधेरे में कहीं दूर उम्मीद की एक हल्की रोशनी दिखी हो। लेकिन ये रोशनी सच में थी या भ्रम, ये मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि शायद मधुर मुझे कुछ बताना चाहता था। शायद वह इस पते पर जाना चाहता था। शायद वहाँ कोई रहस्य था। शायद कुछ ऐसा था जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता था। या फिर शायद वह कुछ भी ना हो, कोई साधारण जगह हो, चाबियाँ किसी कमरे या किसी गाड़ी की हो। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे कानों में जो सोने की बालियाँ थीं, वही आखिरी चीज़ बची थी। मैंने उन्हें बेच दिया। जब सुनार ने उन बालियों को हाथ में लेकर तौला, तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह बालियाँ मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन पैसों से मैंने सफ़र के लिए थोड़ा-सा सामान लिया, एक छोटा-सा बैग तैयार कर लिया, उस पते की तरफ निकल पड़ी। सफ़र के दौरान मेरा दिल लगातार तेज़ी से धड़क रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं बार-बार वह कार्ड हाथ में लेकर पढ़ती रहती। हर बार यही लगता कि उस पते के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। मेरे मन में हज़ारों सवाल थे, डर भी था और उम्मीद भी थी। मैं नहीं जानती थी वहाँ पहुँचकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब किसी नए मोड़ पर पहुँचने वाली है। मैं जब उस पते पर पहुँची तो शाम होने वाली थी। आसमान पर हल्की लालिमी थी। मेरे दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। मैं बार-बार अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड देखती और सामने बने घर को देखती। वह एक 5 कमरों का 2 मंजिला मकान था। बाहर से सादा लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। दीवारों पर हल्का ऑफ व्हाइट का रंग था और गेट के पास छोटे-छोटे पौधे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस घर को बहुत प्यार से सजाया हो। घर पर ताला लगा हुआ था। मैं कुछ पल गेट के सामने खड़ी रही। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। दिल में डर भी था, जिज्ञासा भी। फिर मैंने धीरे से वह चाबी निकाली जो मधुर की कमीज की जेब से मुझे मिली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी ताले में डाली और जैसे ही उसे घुमाया, ताला तुरंत खुल गया। मेरी सांस जैसे वहीं रुक गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ये सच में उसी घर की चाबी है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वह डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसी जैसे कोई जगह लंबे समय से अपने किसी का इंतजार कर रही हो। अंदर एक छोटा सा ड्राइंग रूम था, जहाँ साफ सोफा रखा हुआ था, सामने टीवी और नीचे एक छोटी टेबल। एक तरफ फ्रिज रखा था। दीवारों पर हल्के रंग के पर्दे लगे थे, जो खिड़की से आती हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मैं धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ती गई। फर्श बिल्कुल साफ था, कहीं धूल नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था घर लंबे समय से बंद पड़ा हो। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, जैसे कोई अभी-अभी यहाँ से गया हो। जब मैं रसोई में गई तो वहाँ बर्तन ठीक से रखे थे, चूल्हा भी था और शेल्फ भी पूरी तरह सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पूरी ज़िंदगी बसाई गई हो, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया हो। एक कमरे में बिस्तर लगाया गया था, उस पर साफ चादर बिछी थी, तकिए रखे थे। अलमारी दीवार के पास थी। खिड़की के पास हल्के रंग के पर्दों से शाम की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं हैरानी से सब कुछ देख रही थी। मेरे मन में बार-बार यही सवाल आ रहा था, ये सब क्या है? ये घर किसका है? मधुर ने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मैं अभी इन्हीं ख़्यालों में थी। बाहर किसी के कदमों की आहट आई। मैं जल्दी से बाहर आई तो एक औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 40 साल होगी। उसके चेहरे पर अजीब-सा सुकून था। वो मुझे देखकर हल्का-सा मुस्कुराई और बोली, "आप आ गई हैं?" मैं हैरान रह गई और तुरंत पूछा, "क्या आप मुझे जानती हैं?" उसने शांति से कहा कि हाँ, आप मधुर जी की पत्नी हैं ना? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मतलब थी। वह तुरंत बोली कि अच्छा हुआ आप आ गई। इस घर की एक चाबी मेरे पास थी, मैं ही इसका ध्यान रख रही थी। अब ये आपका घर है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी और पूछा कि ये मेरा घर कैसे हो सकता है? असल में ये किसका है? वह थोड़ा उलझी और बोली कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपका ही घर है। मुझे तो बस इतना कहा गया था कि जब तक आप नहीं आए, तब तक इसका ध्यान रखना है। अब आप आ गई हैं तो आप ही यहाँ रहेंगी। उसकी बातें मेरे मन को उलझा रही थी। फिर उसने कहा कि पास में ही रहती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना और अगर घर का काम करवाना हो तो वो भी कर दूँगी। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं बता दूँगी। वह चली गई और मैं फिर से घर के अंदर आ गई। अब पूरा घर और भी रहस्य लग रहा था। हर चीज़ जैसे कोई राज छुपा रही थी। मैं धीरे-धीरे उस कमरे में गई जहाँ अलमारी रखी गई थी। कमरे में हल्की खुशबू थी, शायद बंद कमरे की या किसी पुरानी याद की। मेरी नज़र बार-बार अलमारी पर जा रही थी
पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि इसके अंदर क्या होगा। मैं उसके पास गई और हैंडल पकड़ा, लेकिन बंद थी। तभी मुझे दूसरी चाबी याद आई। मैंने वह चाबी निकाली और गौर से देखा। वह सच में अलमारी की चाबी जैसी लग रही थी। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने धीरे से चाबी ताले में डाली। चाबी आसानी से अंदर चली गई। मैं कुछ पल रुक गई, सांस तेज हो गई थी। फिर मैंने धीरे से चाबी घुमाई और ताला खुल गया। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने धीरे से अलमारी खोली तो मेरी सांस अटक गई। अंदर कुछ कपड़े रखे थे, कुछ फाइलें थी और रोजमर्रा का सामान भी था, लेकिन उनके सामने नोटों की गड्डियां रखी हुई थी, इतनी ज्यादा कि मेरी आंखें खुलकर रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों रुपए हों। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। एक पल के लिए लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। वही मैं जो कुछ दिन पहले दूसरों के जूतों के पास बैठकर खाना खाती थी, आज ऐसे घर में खड़ी थी जहाँ अलमारी में पैसे भरे पड़े थे। मैं अभी इन्हीं सोचों में थी, अचानक पीछे से किसी हलचल की आवाज आई। मेरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और जो चेहरा सामने था उसे देखकर मेरी आवाज भी नहीं निकल पाई। मेरे कदम लड़खड़ा गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी। सफेद दीवारें, दवाइयों की हल्की खुशबू, मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा सिर भारी था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और इधर उधर देखा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। मैंने जैसे ही उसे देखा मेरी सांस रुक गई, आंखें फैल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम माँ बनने वाली हो। मेरी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। मैं कमजोर थी लेकिन फिर भी उठी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी मैं उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। मैंने कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो वह फिर कहीं खो जाएगा। क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मधुर था, मेरा मधुर। मैं हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। हाथों से उसे छूकर मैं यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि वह सच में मेरे सामने है। अगर ये सपना था तो मैं कभी जागना नहीं चाहती थी। मैं बस उसे ऐसे ही गले लगाकर रखना चाहती थी। मधुर ने भी मुझे कसकर अपने पास थाम लिया था। उसका हाथ मेरे सिर पर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार कह रहा था कि मैं ही तुम्हारा मधुर हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं रोते हुए बस इतना कह पाई कि लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि आप। मेरे शब्द गले में अटक गए। मधुर ने मेरे आंसू पोंछे और धीरे से कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वो मुझे वापस उसी घर में ले आया। रास्ते भर मैं उसे देखती रही। हर पल मन में डर था, कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, कहीं मैं आंख खोलूं और वो फिर वह अंधेरा सामने आ जाए। रास्ते में उसने खाना खरीदा। घर पहुंचकर उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मैं चुपचाप उसे देखती रही। हर पल मुझे यही यकीन दिला रहा था कि वह सच में मेरे सामने है। खाना खाते हुए उसने चिंता से मुझे देखा और कहा कि तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है, लेकिन तुम इतनी कमजोर हो गई हो कि कोई देखकर ये भी नहीं कह सकता कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? उसकी आवाज़ में दर्द था। अब भी धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा था कि यह सपना नहीं बल्कि सच है। मधुर सच में जिंदा था, मेरे सामने बैठा था। वही मधुर जिसके बिना मैं हर पल टूट रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं बिस्तर पर उसके कंधे पर सिर रखकर उसके पास ही लेटी हुई थी। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था, जैसे वो मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर रात की शांति फैली हुई थी। मैं बार बार उसका चेहरा देखती, अपने दिल को समझाती कि वह सच में मेरे पास ही है। उसकी सांसें मेरे बालों को छू रही थी और मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मधुर ने मेरे माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कहना शुरू किया। वह काफी समय से एक बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा था। वह रात रात भर जागकर उसी पर काम करता था। उसी दौरान उसकी किसी से ऑनलाइन बात हुई। उन्होंने उसका काम देखा और उसे इस शहर में बुला लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसलिए उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आवाज में वही भरोसा था जो पहले भी तब आता था जब वो अपने सपनों के बारे में बताया करता था। वह आगे बोला कि जब वो यहाँ आया तो उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि वो लाखों करोड़ों में बिक सकता है। पहले खुद भी उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद मजाक हो रहा है, लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो गया और उसे समझ में आ गया ये कितनी बड़ी चीज है और कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं। मैं उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी हर बात मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने उससे कहा कि जैसे ही ये प्रोग्राम इस्तेमाल में आएगा
लोग पूछेंगे कि इसे किसने बनाया, और अगर लोगों को पता चल गया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए उसे अपनी पहचान छिपानी होगी, दुनिया को यकीन दिलाना होगा वह अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने धीमे से कहा कि तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे बिना मुझ पर क्या बीती है। उसने तुरंत मुझे और कसकर अपने पास कर लिया और बोला कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। मैंने सोचा था जैसे ही तुम मेरी कमीज देखोगी, उसमें रखी चाबियां और पता मिलेगा, तुम तुरंत यहाँ आ जाओगी। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि इसलिए मैंने सब कुछ ऐसे ही रखा था। अगर किसी और को भी वो चीजें मिले तो उसे कुछ समझ ना आए। अगर मैं सीधे लिख देता कि मैं जिंदा हूँ और इस पते पर आ जाओ तो बात फैल सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुरंत नहीं आ सकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे घर वालों ने मुझे नौकरानी की तरह रखा, मुझसे सारे काम करवाए और तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ भी उठाया। ये सुनते ही मधुर का चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में सख्ती आ गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा, उसने तुम पर हाथ उठाया। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मधुर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और बोला कि मैंने सोचा था कि कुछ साल के बाद मैं अपने घर वालों को सच बता दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि वे जिंदगी भर मुझे मरा हुआ समझे, लेकिन अब लगता है कि उन्हें इसी दर्द के साथ जीना चाहिए। मैं तुरंत उसके पास आकर बोली कि ऐसा मत कहो। वह गलत थे, लेकिन दुखी भी थे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला कि ठीक है, किसी दिन उन्हें भी सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यहाँ मेरा नाम मधुर नहीं है, यहाँ सब मुझे भरत के नाम से जानते हैं और तुम्हें भी अपना नाम बदलना होगा। मैं हैरानी से उसे देखती रही। फिर उसने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए और मुस्कुराते हुए कहा, ये घर हमारा है, मैंने ये घर खरीदा है, ये सारा सामान भी मैंने लिया है, अलमारी में जो पैसे हैं वो भी हमारे हैं, और अभी बहुत से पैसे अलग अलग खातों में मौजूद हैं। अब हम गरीब नहीं रहे, हमारे पास सब कुछ है। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वही मधुर जो कभी मेरे साथ टूटी हुई चारपाई पर सोता था, आज मेरे सामने बैठा था और कह रहा था कि हमारे पास सब कुछ है। मधुर ने मेरे बालों पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अब कोई तुम्हें जूतों के पास बैठाकर खाना नहीं खिलाएगा। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब तुम सिर्फ आराम करोगी और खुश रहोगी। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत मेरे आंसू पोंछे और कहा, अब रोना नहीं है, हमारी जिंदगी बदल गई है, अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर उसने मेरे पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुम माँ बनने वाली हो, मुझे और क्या चाहिए। मैं उसके सीने से लग गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जी उठी हूँ, जैसे किसी ने मुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में ला खड़ा किया हो। उस रात मैंने उसकी बाहों में सिर रखकर चैन की नींद ली। कई महीनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सुरक्षित हूँ। रात भर कभी मैं उसका हाथ पकड़ती, कभी उसका चेहरा देखती, ताकि मेरा दिल मानता रहे कि वह सच में मेरे पास है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मधुर मेरे पास बैठा मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब मेरे दिन बदल गए हैं। इसके बाद सच में हमारी जिंदगी बदल गई। मधुर ने धीरे धीरे मुझे हर बात समझाई। उसने हमारे लिए नई पहचान पत्र बनवाए। नए नाम के साथ हमने उस शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। अब हम किसी पर निर्भर नहीं थे। हमारे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, अपने पैसे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, हम एक दूसरे के साथ थे। मधुर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वह हर समय मेरा ख्याल रखता, मेरे लिए दवाइयाँ लाता, खाना बनवाता, रात को मेरे पैर दबाता और बार बार कहता, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं अक्सर रात को उठ जाती और भगवान का धन्यवाद करती। मुझे विश्वास नहीं होता था कि वही मैं जो कभी लोगों के जूतों के पास बैठकर खाना खाती थी, आज इस सुंदर घर में चैन से जी रही हूँ। समय बीतता गया, फिर वह दिन आया जब हमारा बेटा इस दुनिया में आया। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मधुर मेरे पास खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। हमने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा। वह बिल्कुल मेरी तरह था। उसकी आंखें अपने पिता पर गई थी, बड़ी बड़ी आंखें, और चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। आज हम दोनों अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं, न प्यार की, न सुकून की, न पैसों की। कभी कभी रातों को मैं अपने बेटे को सुलाते हुए पुराने दिन याद करती हूँ। वह टूटी हुई चारपाई, वो भूख, वो अपमान,
वे आंसू। तभी मधुर मेरे पास आकर बैठ जाता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है और तब मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी सच में एक पल में बदल सकती है। आज भी मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे मेरा मधुर वापस दे दिया, क्योंकि अगर वो मुझे दोबारा नहीं मिलता तो शायद मैं ज़िंदा होते हुए भी मर चुकी होती। और जाते-जाते बस दिल से एक छोटी-सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफ़े से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।